वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन लेंगे दो तरह की एडिटोरियल डिक्टेशन। जो अपनी पहली डिक्टेशन होगी वह होगी 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, और जो दूसरी डिक्टेशन होगी वह 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन होगी। और दोस्तों, अगर आप डिक्टेशन की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्राप्त करें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ नियमित रूप से आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं जस्ट 3 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। कुटीर, लघु और मझोले उद्योगों को संकट से निकालने के लिए हाल में सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की कर्ज संबंधी मदद और 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालने का एक और बड़ा कदम उठाया है। 20,000 करोड़ रुपए की मदद उन लोगों को दी जाएगी जो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। साथ ही MSME को नए सिरे से परिभाषित करते हुए और रियायतें दी हैं। इससे उद्योगों के कारोबार का दायरा बढ़ेगा और उसके अनुरूप उन्हें और रियायतें भी मिलेंगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि पूर्णबंदी के कारण छोटे उद्योग पूरी तरह से ठप हो गए हैं। इनकी संख्या लाखों में है। चिंता का विषय यह है कि देश की बड़ी आबादी की रोजी रोटी इन छोटे उद्योगों पर ही टिकी है। देश की GDP में इनका योगदान भी कम नहीं है। छोटे उद्योग घरेलू ज़रूरतें तो पूरी करते ही हैं, ये बड़े उद्योगों को रीढ़ भी है। इसके अलावा निर्यात में इनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर ये उद्योग चालू नहीं हो पाएंगे तो अर्थव्यवस्था का पटरी पर आज पाना मुश्किल है। पैरा फेडरल और रिजर्व बैंक ने MSME क्षेत्र के लिए पिछले 2 महीने में कई योजनाएं पेश की हैं। लेकिन व्यावहारिक समस्याएं इतनी पेचीदा हैं कि ये उद्योग कैसे उत्पादन शुरू करें, किसी की समझ में नहीं आ रहा। इन्हें फिर से खड़ा करना सरकार और बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अभी उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी समस्या पैसे और कामगारों की है। लाखों कामगार अपने घरों को लौट चुके हैं। उद्योगों को फिर से काम शुरू करने के लिए जितनी बड़ी पूंजी चाहिए वह है नहीं। कर्मचारियों के वेतन, इकाई के बिजली बिल और अन्य खर्चों के अलावा कच्चे माल की खरीद के लिए भी पैसा चाहिए। कहने को सरकार ने
3 लाख करोड़ की कर्ज गारंटी योजना शुरू की है, लेकिन यह है तो कर्ज ही विराम। अधिकतर उद्यमी पहले से ही भारी कर्ज में डूबे हैं विराम। ऐसे में वे और कर्ज लेने का जोखिम कैसे उठाएं, यह बड़ा सवाल है विराम। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वे सारी कर्ज योजनाएं हैं, भले बहुत ही कम ब्याज या बिना ब्याज का कर्ज ही क्यों न हो, या भारी रियायतें क्यों न मिले, लेकिन यह मदद है तो कर्ज ही विराम। एक मोटे अनुमान के अनुसार छोटे उद्योगों पर बैंकों का 10 लाख करोड़ रुपए बकाया है विराम। ऐसे में यह क्षेत्र अब और कर्ज लेकर पूरी तरह से डूब जाने का खतरा नहीं उठा सकता विराम। बेहतर होता कि सरकार इस क्षेत्र के लिए कर्ज के बजाय किसी पैकेज विशेष का ऐलान करती, जिससे उद्यमियों पर कर्ज लौटाने का दबाव नहीं रहता विराम। पैरा पूर्णबंदी की वजह से करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है विराम। इसका असर यह हुआ है कि लोगों के पास पैसा नहीं है विराम। मध्य वर्ग की हालत और खराब है विराम। ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है जिन्होंने घर, गाड़ी और अन्य ज़रूरतों के लिए पहले से बैंक कर्ज ले रखे हैं विराम। पर अब पैसा न होने से कर्ज की किस्तें चुकाना भारी पड़ रहा है विराम। लोगों के पास पैसा न होने से बाजार ठंडे पड़े हैं विराम। उद्यमियों के सामने बड़ा संकट यह है कि वे उत्पादन करेंगे और मांग नहीं होगी तो माल कहाँ खपाएंगे विराम। ऐसे में उद्योगों को कर्ज के सहारे उबारने के अलावा और क्या विकल्प हो सकता है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है विराम। तो दोस्तों ये डिक्टेशन अपनी कंप्लीट हुई। अब होगी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन स्टार्ट। यस, केरल के मलप्पुरम में ऑनलाइन कक्षा छूट जाने की वजह से 9वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा की आत्महत्या की घटना उस समूची व्यवस्था पर एक तीखा सवाल है जो बिना किसी पूरी तैयारी के शुरू कर दी जाती है विराम। यह ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं समझी जाती कि जिस नई व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है उस तक कितने लोगों की पहुंच है और कितने लोग किन वजहों से उस दायरे से बाहर हो जाएंगे विराम। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए की गई पूर्णबंदी में स्कूल, कॉलेज सहित सारे
नियमित चलने वाले शैक्षणिक संस्थान भी बंद किए गए। लेकिन पूर्णबंदी के लंबा खींचने के साथ यह चिंता भी खड़ी हुई कि इससे नियमित पढ़ाई लिखाई बुरी तरह बाधित होगी और विद्यार्थी काफ़ी पिछड़ जाएंगे। इसलिए सरकार ने विकल्प के रूप ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की व्यवस्था की। प्रथम दृष्टया इस पहलकदमी में सरकार के सरोकार दिखाई देते हैं कि वह शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर संवेदनशील है और विद्यार्थियों की नियमित शिक्षा को बाधित नहीं होने देना चाहती। लेकिन क्या इसे एक तरफा नज़रिए से सरकार के ठीक इसी मकसद और नतीजे के रूप में देखा जा सकता है। मलप्पुरम में जिस बच्ची ने आत्महत्या की उसके घर में टीवी खराब था और स्मार्टफोन नहीं था। सवाल है कि सरकार ने जब ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की तब क्या इस बात को सुनिश्चित कर लिया था कि नियमित स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के पास तकनीकी संसाधन और उनके इस्तेमाल की दक्षता है। मृतक दलित बच्ची के पिता मलप्पुरम में दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को शिक्षित करने की हिम्मत नहीं छोड़ी थी और वे उसे सरकारी स्कूल में भेजते थे। पूर्णबंदी की वजह से उनकी रोजी रोटी छिन गई थी और वे किसी तरह अपने परिवार का पेट भर पा रहे थे। ऐसे में अपनी बच्ची को ऑनलाइन कक्षा में शामिल होने की सुविधा वे नहीं मुहैया करा सके। जब बच्ची के सामने पढ़ाई लिखाई छूट जाने का डर खड़ा हुआ तो वह पूरी तरह टूट गई। जिस समाज में लड़कियों की शिक्षा दीक्षा आज भी मुश्किल बनी हुई है उसमें यह स्थिति क्या एक लड़की के पढ़ने के सपने को भी नहीं तोड़ रही है। सही है कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को एक विकल्प के रूप में आजमाया जा सकता है। लेकिन क्या इसके पहले यह सुनिश्चित कर लिए जाने की ज़रूरत नहीं है कि नियमित स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की पहुंच तकनीकी आधुनिक संसाधनों तक है या नहीं। इंटरनेट की उपलब्धता और गति, घर का माहौल और बहुत सारे बच्चों और उनके परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति आज भी ऐसी है कि इसे एकमात्र विकल्प बनाया जाना बड़ी तादाद में गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों, खास तौर पर लड़कियों को समूची शिक्षा व्यवस्था से बाहर कर देगा। आज भी देश भर में 40% से ज़्यादा लोगों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन,
टैबलेट, प्रिंटर, राउटर जैसी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। विराम ग्रामीण इलाकों में तो 1/4 आबादी के पास इंटरनेट सुविधा भी नहीं है। विराम ऐसे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर ऑनलाइन शिक्षा को मुख्य विकल्प बनाया गया और नियमित स्कूली विश्वविद्यालयी शिक्षा से दूरी बनाई गई तो कितनी बड़ी आबादी ज़रूरी शिक्षा से वंचित हो जाएगी। विराम इसके अलावा नियमित स्कूल कॉलेजों की कक्षाओं में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सीधे संवाद के मनोवैज्ञानिक का विकल्प तकनीकी संसाधन किस हद बन पाएंगे, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। विराम धन्यवाद।